हेलो गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक करो। लापता आरवी। धीरे धीरे काफी वक्त बाद आरवी थककर विक्रम के ऊपर ही सो गई। वही विक्रम को जब ये एहसास हुआ तो उसने आराम से उसे बेड पर सुला दिया। फिर उसकी फोरहेड पर उसे करते हुए सीधी वॉशरूम चला गया। वॉशरूम से वापस आकर वो आरवी को अपनी बाहों में भर के वापस से बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। देखते देखते सुबह के 5 बजे बज गए। तभी विक्रम का फोन बजा। ये कॉल आर्या की थी। विक्रम ने फोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ से आर्या बोली, बॉस, सब कुछ रेडी है, अब आप उसे लेकर आ सकते हैं। उसकी बात पर विक्रम ने सिंपल सा हाँ किया और फोन काट दिया। फिर बिस्तर से उठते हुए उसने अपनी जैकेट पहनी और सोती हुई आरवी को गोद में उठाया और वहां से लेकर निकल गया। मेंशन के बाहर ऑलरेडी 2 चॉपर खड़ी थीं, जिसमें से एक में विक्रम आरवी को लेकर बैठा तो वहीं दूसरे में आर्या और रोनित बैठे और उनका चॉपर मुंबई के लिए रवाना हो गया। मुंबई। विक्रम को मुंबई आए हुए 1 हफ्ता हो गया था। अब विक्रम ऑफिशियली आहूजा इंडस्ट्री का सीईओ था, क्योंकि उसने आहूजा इंडस्ट्री के मालिक विनोद आहूजा की बेटी से शादी जो कर रखी थी। इन 2 दिनों में विक्रम ने काफी अच्छी इमेज सारे एम्प्लॉइज के दिल में बना ली थी। अभी से पहले ये कंपनी प्रमोद आहूजा और उनके बेटे सौमित संभालते थे, पर अब सारी बागडोर विक्रम ने अपने हाथ में थाम लिया था। और इसी के साथ साथ उसके कई सारे दुश्मन भी एक्टिव हो चुके थे, जो उसके साथ साथ उसकी वाइफ को भी हर पल नुकसान पहुंचाने पर लगे हुए थे। लेकिन विक्रम डटकर उनके हर एक बार का सामना कर रहा था और उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा था। और उसके काम में उसकी सहायता उसके 2 असिस्टेंट आर्या और रोनित भरपूर करते थे। इसी बीच विक्रम भी आरवी को पूरा टाइम दे रहा था और उसने उसे अब तक लगभग आगे मुंबई का टूर कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ सौमित भी आजकल मुंबई में ही था और उसकी बराबर नजर आरवी पर थी। सोम, ईट और प्रमोद दोनों से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आरवी अब उनकी कैद में नहीं है और तो और सब कुछ विक्रम के नाम हो चुका है। वही प्रेमा और मानवी दोनों ही आरवी की हैप्पी लाइफ को देखकर काफी खुश थे, लेकिन प्रमोद की डर से वह दोनों हमेशा खामोश रहते हैं। इधर विक्रम की डील का दिन भी धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। वहीं यह काफी वक्त बाद था जब एक बार फिर ब्लैक पर्ल और ब्लू शार्क गैंग आमने सामने आने वाले थे। अब आगे मुंबई में एवी का शाही उल्लेख। आज मेंशन में आरवी अकेले थी, वही विक्रम और रोनित दोनों ही ऑफिस में थे और आर्या को विक्रम ने एक बहुत ही जरूरी काम से बाहर भेज रखा था। शाम का वक्त था। आरवी मेंशन में रहते रहते बोर हो गई थी। फिर वो उठीकर मेंशन के बाहर गार्डन में आ गई। मेंशन काफी बड़ा था और इसके आसपास थोड़ा जंगली इलाका था। अभी मेंशन के पीछे से ही वो जंगल शुरू हो जाता था। हालांकि मेंशन के चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई थी और भारी मात्रा में गार्ड्स सुरक्षा के लिए खड़े थे, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, जो मुसीबत आनी होती है तो ऊंट पर बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। और यही हाल होता है आरवी के साथ। आरवी बाहर गार्डन एरिया में खेल रही थी, वहीं सारे गार्ड और नौकर बारी बारी उसे ही चेक कर रहे थे। तुझे गार्डन में फूलों और तितलियों के साथ खेलते हुए ही अचानक से आरवी की नजर एक खरगोश पर पड़ती है। वो खरगोश पूरा सफेद रंग का था। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और उसके ऊपर बहुत ही फ्लफी लग रहे थे। वहीं आरवी की नजर जब उसे पर पड़ी तो उसकी आंखों में चमक आ गया। वह खरगोश एक नजर में ही आरती को बेहद पसंद आया और अब और भी जल्द से जल्द उसे पकड़ लेना चाहती थी। यही ख्याल आते ही आरवी उसके पीछे चली गई। गार्ड की नजर आरवी पर थी, लेकिन उनको वो खरगोश नहीं दिख रहा था। वहीं आरवी जैसे ही उस खरगोश के नजदीक गई, वो खरगोश वहां से भागने लगा। यदि तुरंत आरवी का मुंह बन गया। अपने पीछे मुड़कर देखा तो 2 गार्ड्स खड़े आपस में बातें कर रहे थे। आरवी एक पल उन्हें बातें करता देखती है और फिर अगले ही पल वो उनसे नजरें बचाते हुए सीधे उस खरगोश के पीछे भागती है। खरगोश कभी रुकता तो कभी तेज भागता। वहीं आरवी भी अब जीत पर आ गई थी। वह हर कीमत पर बस अब खरगोश को पकड़ लेना चाहती थी और इसी जिद के चलते वो मेंशन के पीछे जंगल एरिया के लगभग बीच बीच फंस चुकी थी। अभी वो आसपास कुछ समझ पाती कि तभी अचानक किसी ने उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया और इससे आरवी एक झटके हुए बेहोश हो गई। वहीं दूसरी तरफ गार्डों ने तुरंत ने अपनी नजर पूरे गार्डन में दौड़ाई, लेकिन अफसोस कि उन्हें आरवी नजर नहीं आई और ऐसा होते ही सबके सब एक साथ अलर्ट हो गए और 8 से 10 गार्डन तुरंत मेंशन के पीछे दौड़ गए। अब आगे
अब तक सारे गार्ड्स मेंशन के पीछे का सर जंगल करीब 8 से 10 बार छान चुके थे, लेकिन आरवी का कहीं कोई अता पता नहीं था। सारे गार्ड्स इस वक्त काफी ज्यादा घबराए हुए थे। सबको अपने सिर पर मौत की तलवार लटकती नजर आ रही थी। किसी के अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो विक्रम को कॉल करके ये बता सके कि आरवी लापता है। फिलहाल सारे गार्ड्स जंगल के रास्ते में खड़े थे। तभी उनमें से एक ने घबराती हुई आवाज में बाकियों से कहा, लुक गया, आई थिंक वी ए सोल्ड इन्फॉर्म थे बॉस अबाउट लेडी बॉस बिकॉज टी सिचुएशन है, नो गॉन बियॉन्ड और कंट्रोल। शकुंतला बाई का कोठा बॉडी आरवी हुई नीलाम। उसकी बात पर बाकी सभी ने एग्री किया तो उसने डरते हुए विक्रम को कॉल लगाया। वहीं दूसरी तरफ अब तक शाम हो चुकी थी, जिस वजह से विक्रम ऑफिस से घर की ही आ रहा था। अभी वो ऑफिस से निकालकर अपनी कार में बैठा ही था कि तभी उसका फोन बज उठा। विक्रम ने ड्राइवर को कार स्टार्ट करने को इशारा करते हुए फोन उठाया। तभी दूसरी साइड से उसी गार्ड की डरी हुई आवाज आई, बी बॉस। वाह वाह, वो लेडी बॉस। गार्ड का इतना कहना था कि विक्रम के चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। गार्ड की घबराहट देख उसे समझ आ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। फिर उसने अपनी डार्क वॉइस में कहा, कितनी देर से? इस पर गार्ड ने हकलाते हुए कहा, बिफोर 3 आवर्स। इतना सुनकर विक्रम ने फोन काट दिया और तुरंत उसने अपने फोन में एक ऐप खोला। उस ऐप में पूरी मुंबई का लोकेशन शो हो रहा था और उसी में एक प्लेस पर एक बैंगनी रंग की लाइट शो हो रही थी। विक्रम ने जैसे ही उस जगह को झूम करके देखा तो उसकी आंखें गुस्से से बंद हो गई और उसके माथे की नसें उभर आई। फिर तुरंत उसने आंखें खोली और किसी को कुछ मैसेज सेंड किया और फिर उसने तुरंत फोन को साइड की सीट पर फेंका और ओपन हाथों से अपने चेहरे को रब करते हुए बेहद गुस्से में ड्राइवर से बोला, कार साइज प्लेस की ओर मोड़ो, जल्दी। विक्रम की बात सुनकर ड्राइवर बुरी तरह डर गया और उसने तुरंत कार को एक तेज टर्न के साथ सीधे पीछे की ओर मोड़ा और हाई स्पीड में विक्रम की बताइए जगह के लिए बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ मुंबई एक स्लम एरियाज में रेड लाइट एरिया एक कार आकर एक बड़ी सी हवेली नुमा घर के आगे रुकी। तभी कार में से एक लड़का एक लड़की को लगभग घसीटते हुए लेकर बाहर निकला। हालांकि लड़की के मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके दोनों हाथ भी कसकर रस्सी से बंधे हुए थे। फिर भी वो लड़की पूरी तरह छटपटा रही थी और चिल्लाने जैसी आवाज निकल रही थी, लेकिन अफसोस कि उसकी आवाज उसके मुंह से बाहर नहीं निकली। वही वो लड़का उसे घसीटते हुए हवेली के अंदर ले आया। हवेली के अंदर चारों तरफ काफी ज्यादा चकाचौंध थी। वहीं हॉल के बीचों बीच बड़ी सी महफिल सजी हुई थी और नाच गाना हो रहा था। शहर के तमाम रईस लोग रात को यहाँ अपनी रातें रंगीन करने आते हैं। ये जगह कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि ये जगह शकुंतला बाई का कोठा के नाम से पूरे शहर में मशहूर थी, जहाँ पर नाच गाने के साथ साथ जिस्म का व्यापार भी होता है। वहीं हाल की दूसरी तरफ कुछ लोगों के साथ एक उम्रदराज महिला बैठी थी। महिला इस उम्र में भी काफी खूबसूरत और सजी संवरी मुंह में पान छबाए बैठी थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि शकुंतला बाई थी। तभी वो लड़का लड़की को घसीटते हुए सीधे उस शकुंतला बाई के सामने लाकर पटक देता है, जिससे लड़की की चीख निकल जाती है, लेकिन वो चीख भी उसके मुंह में घुट के रह जाती है। लेकिन तभी शकुंतला ने लड़की को जल्दी से जमीन से उठाते हुए गुस्से से अपने सामने खड़ ये लड़के को देखकर बोली, आहूजा साहब, आप हमारे सामने हुस्न की तौहीन नहीं कर सकते। आपको पता भी है, अगर अभी इसे जरा सी भी खरोंच आ जाती तो हमारा कितना बड़ा नुकसान हो जाता। ये कहते हुए शकुंतला एक लालच भरी नजरों से उस लड़की आरवी को देखने लगी। तभी उसके सामने खड़ा लड़का, जो कि कोई और नहीं बल्कि सोमित था, उसने नफरत से आरवी को देखते हुए शकुंतला से कहा, ये मनहूस जहां जाती है वहां कब ही नुकसान नहीं हो सकता। ये एक सोने की चिड़िया है जिससे आपको बहुत फायदा होगा। अब मैं चलता हूं। कहते हुए सोमित वहां से बिना देर किए चला गया। वहीं आरवी रोते हुए चिल्लाकर उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी ये कोशिश बेकार थी। तब आरवी उठकर वहां से भागने को हुई, लेकिन तुरंत ही शकुंतला ने उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बैठा लिया और उसकी हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए अपने सामने बैठे 5 उम्रदराज रईस आदमियों को देखने लगी, जो कि एक हवस भरी नजरों से आरवी को ही देख रहे थे। तभी शकुंतला ने उन्हें घूरते हुए कहा, ऐसे लार ना टपकाओ, ये माल उसी को मिलेगा जो इसकी मोटी तगड़ी रकम देगा। शकुंतला की बात सुनकर उन 5 आदमियों में से एक आदमी ने कहा, इसमें 100 चना क्या है,
सबसे रईस मैं हूं, मैं इस लड़की के लिए 25 लाख दूंगा। उसकी बात सुनकर दूसरे आदमी ने कहा, हु रईस बनते हो, लेकिन हो नहीं। भला कोई इतनी खूबसूरत चीज इतनी सस्ते दाम में तुम्हें देगा? इस लड़की को तो मैं ले जाऊंगा पूरे 60 लाख में। ये कहते हुए वो अपनी सीट से खड़ा हो गया और शकुंतला की ओर बढ़ने लगा। 60 लाख की रकम सुनकर शकुंतला की आंखों में लालच आ गया, लेकिन अभी वो आरवी का हाथ उसे देती है, तभी तीसरे आदमी ने हंसते हुए कहा, 60 लाख में तुम चले हो कोहिनूर हीरा खरीदने? ये बेसकीमती हीरा तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा, वो भी पूरे 1 करोड़ में। 1 करोड़ की रकम हद से ज्यादा थी शकुंतला के लिए, और खुशी से उसने अनाउंसमेंट करते हुए कहा, अब तय रहा, ये लड़की 1 करोड़ में कपाड़िया साहब के साथ जाएगी। शकुंतला की बात सुनकर वो तीसरा आदमी जो मिस्टर कपाड़िया था, उसके चेहरे पर जरूरत से ज्यादा हैवानियन भरी मुस्कान आ गई। वही बाकी के चारों मुट्ठियां भींच कर रह गए। वही कपाड़ियां आगे बढ़कर जैसे ही आरवी का हाथ पकड़ने को हुआ, वैसे ही एक गोली सीधा उसकी खोपड़ी के आर पार होकर निकल गई। वही गोली की ये आवाज सुनकर वहां मौजूद सभी में हड़कंप मच गया। वही कपाड़िया निर्जीव होकर सीधा शकुंतला के ऊपर गिर गया, जिससे शकुंतला चीख पड़ी और उसे अपने ऊपर से ढकेल कर जमीन पर गिरा दिया। और ड्याशियों के चर्चे। शकुंतला की बात सुनकर वो तीसरा आदमी जो मिस्टर कपाड़िया था, उसके चेहरे पर जरूरत से ज्यादा हैवानियन भरी मुस्कान आ गई। वही बाकी के चारों मुट्ठियां भींच कर रह गए। वही कपाड़ियां आगे बढ़कर जैसे ही आरवी का हाथ पकड़ने को हुआ, वैसे ही एक गोली सीधा उसकी खोपड़ डी के आर पार होकर निकल गई। वही गोली की ये आवाज सुनकर वहां मौजूद सभी में हड़कंप मच गया और कपाड़िया निर्जीव होकर सीधा शकुंतला के ऊपर गिर गया, जिससे शकुंतला चीख पड़ी और उसे अपने ऊपर से ढकेलकर जमीन पर गिरा दिया। तभी दरवाजे के पास से तेज आवाज सभी के कानों में आई, रिलैक्स एवरीवन, अपुन यहाँ किसी को डराने नहीं आया है, बस जब से सुना आज गली में चांद निकला है तो हम भी बस उसके दीदार को चले आए। क्यों ठाई, हमें भी दीदार कर दे चांद का। इस आवाज को सुनकर जहां सब लोग अपने अपने कान पर हाथ रख दुबक कर जमीन पर बैठ गए थे, वो सभी धीरे धीरे दरवाजे की ओर देखते हैं, जहां एक लगभग 27-28 साल का लड़का हाथ में गन को घुमाते हुए सीधे उन्हीं की ओर चल रहा था। उसे देखकर शकुंतला की आंखें छोटी हो गई और उसने लगभग चिल्लाते हुए उससे कहा, कबीर तू, अबे नालायक, ये तूने क्या किया? तूने अपने ही बाप को गोली मार दी। शकुंतला की बात सुनकर बाकी सभी नॉर्मल हो गए और वापस से अपने अपने एंजॉयमेंट में लग गए। वहीं वो लड़का कबीर चलते हुए उसके पास आया और अपने बाप की लाश को पैर से सरकते हुए एक चढ़ी हुई आवाज में बोला, काहे का बाप साला, इसके अय्याशियों के चर्चे ही खत्म नहीं हो रहे थे। न जाने मेरे जैसे कितने इश्क ई वजह से इस शहर में घूम रहे होंगे। वो तो मेरी माँ थी जिसने जबरदस्ती मुझे इसके गले बांध दिया, वरना ये तो आजाद पंछी की तरह घूमता रहता है। ये कहते हुए उस लड़के ने एक लात उस मरे हुए आदमी को मार दिया। फिर वापस से मुस्कुराते हुए उसने शकुंतला की ओर देखकर कहा, खैर तू ये सब छोड़ था, पहले ये बताओ कि कौन सा नया माल आया है? तेरी खास आदमी ने अभी कुछ देर पहले ही मेरे पास फोन किया था। चल अब जल्दी से मुझे तो माल दे दे, क्योंकि पिछली बार तूने मेरे माल की अच्छी कीमत नहीं चुकाई थी, तो अभी उसकी भरपाई करने का टाइम आ गया है। कबीर की बात सुनकर शकुंतला ने तुरंत मना करते हुए कहा, हरगिज नहीं, मैं तुझे इसे नहीं दे सकती। और रही बात तेरे पेमेंट की, तो वो तुझे कैश में मिल जाएगा, लेकिन अभी के लिए तू निकल यहां से। ये कहते हुए वो अपनी बगल देखने लगी, जहां अब तक आरवी डर के मारे कब का बेहोश हो चुकी थी। वही शकुंतला की ये बात कबीर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है और उसने गुस्से से शकुंतला के चेहरे पर बंदूक फिराते हुए कहा, ये लाश देख रही है ना ठाई, ये उस आदमी की है जो मेरे खर्चे से उठता है, लेकिन फिर भी देख मैं इस दुनिया से उठा दिया, तो अब इससे पहले कि दूसरी गोली तेरी खोपड़ी के आर पार निकल जाए, चुपचाप मेरी बात मान ले और ये लड़की मुझे दे दे। इसके साथ मैं वादा करता हूं अगली बार का माल तुझे फ्री में लेकर जाऊंगा। ये कहते हुए कबीर उस गन को शकुंतला के गले में घड़ा देता है। कबीर एक सनकी की टाइप लड़का था जो हमेशा शकुंतला के लिए लड़कियां फंसा कर लाता था। इसके बदले शकुंतला उसको अच्छा खासी रकम देती थी। वहीं वो मिस्टर कपाड़िया जो कि एक छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, कबीर उन्हीं की नाजायज औलाद था। खैर, कबीर की बात सुनकर और उसकी हरकतों से फिलहाल शकुंतला को डर लग रहा था कि कहानी वाकई कबीर वो गोली चलना दे, जिसके लिए उन्होंने डरते हुए कहा, ठीक है,
तुम इस लड़की को ले जा सकते हो, बस अपनी बात पर कायम रहना, क्योंकि अगली बार तुम्हें मैं किसी भी माल का पैसा नहीं दूंगी। ये सुनकर कबीर मुस्कुरा दिया और गन को पीछे कमर में रखते हुए आरवी को अपने कंधे पर उठाकर सीधा उस हवेली के एक कमरे की ओर बढ़ गया। इधर उसके जाते ही शकुंतला सर पड़कर वहीं सोफे पर बैठ गई। उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर उसने गुस्से से नीचे पड़े कपाड़िया की लाश को एक लात में आड़ते हुए कहा, दोगला कहीं का, खुद तो मर गया, ऊपर से मेरा इतना बड़ा नुकसान करवा गया। इसकी वजह से ना ही 1 करोड़ मिले और ना ही 60 लाख मिले, मनहूस कहीं का। फिर आगे शकुंतला ने गुस्से से सौमित को कोसते हुए कहा, और इससे भी बड़ा मनहूस वो आहूजा, पता नहीं कहाँ से वो उस लड़की को ले आया था जिसने मेरे धंधे की वाट लगा दी। सबको कोश लेने के बाद शकुंतला ने गुस्से से अपन आदमियों को बुलाया और कपाड़िया की लाश को ठिकाने लगाने को कह दिया है। वही एक कमरे में कबीर ने आरवी को पहले तो बिस्तर पर पटक दिया, फिर उसका मुंह खोल दिया। अचानक पटके जाने से आरवी होश में आ गई और अब की बार वो जोर से चिल्लाए, नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज मुझे जाने दो। कहते हुए वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाहट सुनकर कबीर ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और आरवी के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, हे लड़की, चुप, कितना बेसुरा चिल्लाती है तू, मेरी तो कान के पर्दे फट गए। लेकिन आरवी को उसकी बात सुनाई ही नहीं दी। वो अपनी ही सुर में चिल्लाते हुए बोले जा रही थी। उसकी इस चिल्लाहट से कबीर को गुस्सा आ गया और उसने एक खींच के थप्पड़ आरवी के गाल पर मार दिया। थप्पड़ इतना जोर का था कि आरवी के होठों के किनारे से खून बह निकला और वो सीधे बिस्तर पर जा गिरी। फिर अगले ही पल कबीर ने गुस्से से उसके मुंह को मसलते हुए कहा, अब बस बहुत है, हो गया तेरा नाटक, कुछ ज्यादा ही छपड़ छपड़ कर लिया तुमने। अब अगर चिल्लाना ही है तो मेरी वजह से चिल्लाना। जब मैं तुम्हारे साथ इतना कहकर कबीर के चेहरे पर भद्दी सी मुस्कान आ गई और उसने आरवी के चेहरे को झटक दिया। वही आरवी को उसकी बातें समझ नहीं आई, लेकिन उसे अपने चेहरे पर बहुत दर्द हो रहा था और उसने रोते हुए कहा, देखो देखो, अगर तुमने मुझे हर्ट करने की कोशिश की तो मेरा गैंगस्टर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अभी तुम मेरे गैंगस्टर को नहीं जानते। वो ना सबको मार डालता है, वो तुम्हें भी मार डालेगा। इसलिए कह रही हूं, मुझे छोड़ दो। उसकी बात पर कबीर ने अपनी शर्ट उतारते हुए शैतान की तरह हंसते हुए कहा, गैंगस्टर, हाँ, तो तुम एक गैंगस्टर के साथ रहती हो। फिर तो अब मुझे गैंगस्टर से मिलना ही पड़ेगा और उससे मिलने के लिए मुझे मैं हर्ट करना पड़ेगा। कहते हुए कबीर एक बार फिर जोर से हंस और अगले ही पल उसने आरवी के पैरों को खींचकर बेड पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर आते हुए उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। आरवी लगातार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी और बराबर रोते हुए चिल्लाए जा रही थी। वही कबीर अभी उसके चेहरे को अपने होंठों से छू पाता कि तभी एक तेज आवाज के साथ कमरे का दरवाजा टूटकर जमीन पर गिर गया। इस आवाज से अभी कबीर कुछ समझ पाता कि तभी एक जोरदार लात उसके मुंह पर पड़ा और कबीर सीधा बेड के दूसरे साइड से जमीन पर जा गिरा। अब पूरी जिंदगी सेक्स का नाम लेते हुए भी तेरी रूह कांपेगी। आरवी लगातार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी और बराबर रोते हुए चिल्लाए जा रही थी। वही कबीर अभी उसके चेहरे को अपने होंठों से छू पाता कि तभी एक तेज आवाज के साथ कमरे का दरवाजा टूटकर जमीन पर गिर गया। इस आवाज से अभी कबीर कुछ समझ पाता कि तभी एक जोरदार लात उसके मुंह पर पड़ा और कबीर सीधा बेड के दूसरे साइड से जमीन पर जा गिरा। वहीं आरवी की नजर तुरंत अपने सामने गई, जहां विक्रम आंखों में आक्रोश लिए कबीर को तबाह कर देने वाली नजरों से देख रहा था। वही आरवी, जिसके हाथ अभी भी बंधे हुए थे और होठों के किनारे का खून सूख चुका था और आंखें रोने की वजह से बुरी तरह से लाल हो गई थी, उसने जब अपने सामने विक्रम को देखा तो तुरंत बिस्तर से उठकर अपने सामने खड़े विक्रम के सीने से लगते हुए डरी सहमी और कांपती आवाज में बोली, गैंगस्टर, प्लीज मुझे बचा लो, ये बहुत गंदा है, इसने मुझे बहुत परेशान किया। कहते हुए वो रोने लग गई। लेकिन विक्रम को तो जैसे अभी आरवी की बात सुनाई ही नहीं दे रही थी और वो आरवी को झटके से साइड करते हुए बेड से छलांग लाकर दूसरी तरफ बढ़ गया और कबीर को बिना संभलने का मौका दिए लगातार उसके चेहरे पर घुसे बरसाते हुए गुस्से से बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उसको हाथ लगाने की, तू जानता भी है वो कौन है? कहते हुए विक्रम एक जोरदार लात उसके पेट में मारता है। इस पर कबीर चिल्लाते हुए गुस्से से बोला, अबे तू है कौन?
और मुझे क्यों मार रहा है? अगर तुझे लड़की ही चाहिए थी तो मुझे बोल देता, हम दोनों साथ में। आ आ आ आ। कबीर जो दर्द में चिल्ला रहा था, वो अभी अपनी बात खत्म करता कि तभी वहां एक गोली चलन एक की आवाज आती है, और उसकी हद से ज्यादा दर्द भरी आवाज उसे पूरे हवेली में गूंज गई, क्योंकि उसकी उस घिनौनी बात को सुनकर विक्रम का चेहरा हद से ज्यादा भयानक हो गया था, और उसने सीधा कबीर के घुटनों पर गन चला दिया। वहीं गन की आवाज सुनकर आरवी डर के मारे बेहोश होकर वहीं बेड पर गिर पड़ी, और अब कबीर बुरी तरह से दर्द से तड़प रहा था। तभी विक्रम ने उसकी गर्दन पर अपन लेदर शूज रगड़ते हुए डार्क वॉइस में कहा, विक्रम वर्धान की जान है वो, तूने उसे मेरी गैर मौजूदगी में हाथ लगाकर ही बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसके लिए शायद मैं तुझ एक कम सजा देता, लेकिन मेरे सामने ऐसी घटिया बातें करके तूने अपनी मौत को बुला लिया है। अब मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा जिससे ना तो तुझे मौत मिलेगी और ना ही जिंदगी। हर एक पल तू अपने मरने की दुआ मांगेगा, लेकिन मर नहीं पाएगा। ये कहते हुए विक्रम ने एक बार फिर अपनी गन को लौट कर लिया। यदि कर कबीर बुरी तरह रोते हुए चिल्लाया, नहीं नहीं नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो वाकई एक गैंगस्टर की बीवी है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो हर रोज यहाँ आता हूँ और आज ये नहीं आई थी इस वजह से। आह आ आ आ। अब की बार उसकी बात सुनकर विक्रम ने सीधे उसके प्राइवेट एरिया पर गोली मार दी, जिससे एक चीख के बाद कबीर वहीं बेहोश हो गया या फिर मर गया, पता नहीं। वहीं विक्रम ने उसे एक जोरदार लात मारते हुए कहा, आज के बाद तू ना तो अपने पैरों पर कभी खड़ा हो पाएगा और ना ही कभी सेक्स कर पाएगा। अब पूरी जिंदगी सेक्स का नाम लेते हुए भी तेरी रूह कांपेगी, मरते दम तक तू मेरा नाम भूल नहीं पाएगा। कहते हुए विक्रम ने फिर से उसे गुस्से से लात मारा और आरवी की तरफ बढ़ गया। वहीं आज आरवी को देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, और उसने गुस्से से आरवी को अपने कंधे पर उठाया और वहां से निकल गया। वही हवेली के अंदर सब कुछ तहस नहस हो चुका था, जो कि विक्रम के आदमियों ने किया था। वहीं शकुंतला एक कोने में सिर पर हाथ रख दुखियारी की तरह बैठी हुई था। आज उसकी पूरी हवेली बर्बाद हो चुकी थी, उसके सारे ग्राहक भाग चुके थे, उसका पूरा धंधा चौपट हो गया था। देर रात 11 बजे एवी का ब्लैक पर्ल, आज इधर भी मेंशन का हाल पूरा तहस नहस हो चुका था, और ये हालत की थी विक्रम ने। विक्रम आरवी को वहां से लाकर फिलहाल कमरे में सुला चुका था, और खुद हाल में आकर इस वक्त अपने गार्ड्स पर गुस्सा निकल रहा था। वही सारे गार्ड सर झुकाए खड़े थे। तभी विक्रम ने एक फ्लावर वास जमीन पर पटकते हुए गुस्से से कहा, जब तुम सबको पता है कि यहाँ कदम कदम पर मेरे लाखों दुश्मन नजरें घड़ाए बैठे हैं कि मैं कब कोई गलती करूं और वो मुझसे जुड़े लोगों को नुकसान पहुंचा दे, पर सबसे बड़ी बात अब दुनिया को पता चल चुका है कि आरवी मेरी बीवी है, तो अब उस पर और भी ज्यादा खतरा बढ़ चुका है। आखिर किस काम के लिए रखे गए हो तुम लोग? हर वक्त तो मैं खुद ही उसकी हिफाजत कर लेता हूँ, बस अपनी गैर मौजूदगी के लिए ये मैंने तुम लोगों को रखा हुआ है, और तुम लोग उसे काबिल भी नहीं हो कि चंद घंटे की भी सुरक्षा दे सको उसे। दफा हो जो सब के सब मेरी नज़रों के सामने से, नहीं चाहिए मुझे कोई। ये कहते हुए विक्रम गुस्से से एक लात टेबल पर मरता है और गार्ड की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो गहरी सांस लेकर सोफे पर बैठने को हुआ कि तभी उसकी नज़र फिर से हाल में खड़े 15 से 20 सभी गार्ड्स पर जाती है, जो अभी भी नजरें झुकाए खड़े थे। उन्हें देखकर विक्रम ने आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम लोगों ने सुना नहीं? मैंने अभी क्या कहा था? विक्रम की ये बात सुनकर एक गार्ड ने धीरे से सर ऊपर करते हुए विक्रम से कहा, वो बॉस ये पूछ रहा है कि यहाँ से जाए कि परमानेंट जाए, आप एक बार बता देते तो हम लोग उसी हिसाब से फ्लाइट बुक करेंगे। ये बात उस गार्ड ने बहुत ही स्पीड में कही और जल्दी से अपना सर झुका लिया। उसकी ये बात सुनकर विक्रम ने एक पल उसे घूरा, फिर दूसरे ही पर उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। ये एक बहुत ही जेन्युइन स्माइल थी जो दिल से आती है। दरअसल ये जो 20 लड़के जो लगभग विक्रम की उम्र के ही थे, ये सारे उसके पर्सनल गाइस हैं, जो कि उसके साथ फ्रांस से आए थे। विक्रम जहां भी जाता है ये सारे उसके साथ ही जाते हैं, और ये सारे के सारे लड़के फॉरेनर ऐसे ही हैं, जिस वजह से बेचारे अभी विक्रम से ये जानना चाहते हैं कि विक्रम उन्हें हवेली से बाहर कर रहा है या कंट्री से। कहीं विक्रम ने उन्हें नौकरी से निकाल तो नहीं दिया। चैप्टर पसंद आए तो उसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और कहानी को रिव्यू करना ना भूले। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। इस चेहरे पर मत मारना,
यहाँ पर ऑलरेडी पेन हो रहा है। थोड़ी देर बाद वो गहरी सांस लेकर सोफे पर बैठने को हुआ कि तभी उसकी नज़र फिर से हाल में खड़े 15 से 20 सभी गार्ड्स पर जाती है, जो अभी भी नजरें झुकाए खड़े थे। उन्हें देखकर विक्रम ने आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम लोगों ने सुना नहीं? मैंने अभी क्या कहा था? विक्रम की ये बात सुनकर एक गार्ड ने धीरे से सर ऊपर करते हुए विक्रम से कहा, वो बॉस ये पूछ रहा है कि यहाँ से जाए कि परमानेंट जाए। आप एक बार बता देते तो हम लोग उसी हिसाब से फ्लाइट बुक करेंगे। ये बात उस गार्ड ने बहुत ही स्पीड में कही और जल्दी से अपना सर झुका लिया। उसकी ये बात सुनकर विक्रम ने एक पल उसे घूरा, फिर दूसरे ही पर उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। ये एक बहुत ही जेन्युइन स्माइल थी जो दिल से आती है। दरअसल ये जो 20 लड़के जो लगभग विक्रम की उम्र के ही थे, ये सारे उसके पर्सनल गाइस हैं, जो कि उसके साथ फ्रांस से आए थे। विक्रम जहां भी जाता है ये सारे उसके साथ ही जाते हैं, और ये सारे के सारे लड़के फॉरेनर ही हैं। जिस वजह से बेचारे अभी विक्रम से ये जानना चाहते हैं कि विक्रम उन्हें हवेली से बाहर कर रहा है या कंट्री से। कहीं विक्रम ने उन्हें नौकरी से निकाल तो नहीं दिया। तभी विक्रम ने मुस्कुराते हुए उन्हें हाथ से बाहर जाने का इशारा, उसके इशारे को समझते हुए खुशी से मुस्कुराते हुए हैं और भागते हुए वहां से निकाल गए। उनके जाते ही रोनित, जो कब से उसके पास खड़ा था, उसने धीरे से विक्रम से कहा, बॉस आई थिंक अब आपको लेडी बॉस को भी माफ कर देना चाहिए। उसकी बात सुनकर विक्रम ने उसे घूरते हुए, हरगिज नहीं, मैं उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। आखिर क्या जरूरत थी उसे इस तरह से बिना बताए यहां से भागने की? जब मैंने उसे मना किया था कि यहां से कहीं ना जाए, बाहर हर तरफ मेरे दुश्मन घूमते रहते हैं, तो वो क्यों गई? इस बार रोनित ने उसे समझाते हुए कहा, बॉस आपको पता है उनकी हालत कैसी है? फिर वो खुद इतनी बड़ी प्रॉब्लम में थी और तो और उन्हें चोट भी आई है। वो खुद एक बच्ची की तरह है। आपको उन्हें इस वक्त टाइम पर करना चाहिए ना, कि इस वक्त तुम पर गुस्सा उतारना चाहिए। विक्रम को उसकी बात सही लगती है, जिस वजह से वो अपनी जगह से खड़ा होता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर सीरियस वॉइस में बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन जल्द से जल्द उसे इंसान का पता लगाओ जिसकी वजह वो उस जगह पर पहुंची। मैं उस इंसान को अब जल्द से जल्द सजा देना चाहता हूं। इसके जवाब में रोनित ने तुरंत ही कहा, ओके बॉस आप फिक्र मत करिए, अगर बात उनके उस जगह पर पहुंचने की है तो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बहुत जल्द मैं सब कुछ पता लगा लूंगा, लेकिन तब तक आप उन्हें संभालिए। और वैसे भी परसों आपकी डील है जिसके तुरंत बाद हम ब्राजील निकल जाएंगे, तो हमें अब इंडिया से नाता जल्द से जल्द तोड़ लेना चाहिए। ये सुनकर विक्रम ने कुछ नहीं कहा और वहां से निकल गया। वही रोनित भी किसी को कॉल करते हुए वहां से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। एवी का कमरा। विक्रम अपने कमरे में आया। विक्रम कमरे में पहुंचा तो उसकी नजर बद पर गई, जो देख उसकी आंखें छोटी हो गई, क्योंकि बेड पूरा खाली था। विक्रम ने थोड़ी देर पहले आरवी को वहीं सुलाया था, लेकिन अभी वो वहां पर नहीं है। ये देख विक्रम एक सेकंड के लिए रुका, फिर उसने अपने कदम बालकनी की ओर बढ़ा दिए। रात का वक्त आसमान में चांदनी फैली हुई थी। आज मौसम भी काफी सुहाना नजर आ रहा था। वहीं झूले पर इस वक्त आर्मी बैठी हुई थी और वो एक चांद को देखकर उससे शिकायत बतिया रही थे। मून, आपको पता है गैंगस्टर बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वो आरू से बिल्कुल प्यार नहीं करते। हाँ, वहां पर भी उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की और ना तो वो मेरे पास आए। फिर वो उस बैड अंकल की पिटाई की, पर मुझे तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। कहते हुए आरवी बस उन्हीं की ओर देखे जा रही थी। तभी विक्रम धीरे से उसकी बगल झूले पर बैठ गया। अचानक से उसे वहां पर देखकर आरवी चौक पर, फिर तुरंत डरते हुए पीछे की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अभी को पीछे जा पाती कि तभी विक्रम ने एक झटके से उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। ऐसा होते ही आरवी बुरी तरह से डर गई और उसने कसमसाते हुए कहा, प्लीज गैंगस्टर, आप मुझे उस बेड अंकल के जैसे सजा मत देना। मैं जानती हूं आपने कहीं भी जाने से मुझे मना किया, लेकिन मैं सच कह रही हूं, मैं खुद वहां नहीं गई थी। मैं तो गार्डन में एक खरगोश पकड़ रही थी और उसको पकड़ते हुए न जाने कैसे जंगल में चली गई। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। ये कहते हुए उसने दुखी से अपना सर झुका लिया।
ये देख विक्रम ने बनावटी गुस्से के साथ उसका चेहरा ऊपर करके कहा, ऐसे कैसे तुम पनिशमेंट से बच जाओगी? आखिर तुम मेरे मना करने के बावजूद भी मेंशन से बाहर गई थी, और अब देखो उसके लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम उठाना पड़ा तुम्हें। इसलिए अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। विक्रम की बात सुनकर आरवी की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी आंसू भरी आंखों से विक्रम को देखकर कहा, प्लीज आप आरवी को इस चेहरे पर मत मारना, यहाँ पर ऑलरेडी पेन हो रहा है। उस बैड अंकल ने मुझे जोर से मारा था, देखो ये अब भी पे नफूल है। ये कहते हुए आरवी ने अपना लेफ्ट साइड का चेहरा उसके आगे कर दिया, जिस पर कबीर की उंगलियों के निशान अब नील पड़ चुके थे। वहीं विक्रम ने जब ये सुना तो उसका चेहरा डार्क हो गया और उसकी मुट्ठियां कस के बंद हो गई। किस? आरवी के अजीब सवाल से विक्रम परेशान। आरवी के चेहरे पर नीले निशान देखकर विक्रम का चेहरा डार्क हो गया और उसने सख्त लहजे में पूछा, और क्या किया था उसने? इस पर आरवी ने मासूमियत से आंसुओं को साफ करते हुए अपनी कलाई आगे करते हुए धीमी आवाज में बोली, और उसने मेरे हाथ भी बांधे थे, देखो ये भी ब्लैक हो गया और ये भी दर्द हो रहा। गैंगस्टर, क्या आप पहले इस पर दवाई लगा दोगे? प्लीज लगा दो, फिर जब ये सही हो जाए तब आप भी पनिशमेंट दे देना। तब आरू कुछ नहीं कहेगी, बस चुपचाप रोएगी। आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देगा सच्ची, जैसे मैं अंकल के घर में करती थी। ये कहते हुए वो चुप हो गई और अपनी गर्दन झुकाए हुए अपनी कलाई पर हल्की हल्की फौंक मारने लगी। इस बात से अनजान की उसकी ये बात विक्रम के दिल को छलनी कर गई थी। उसे आरवी की बात सुनकर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो एक बार फिर कबीर को जान से मार डालना चाहता था। वो प्रमोद को भी मार डालना चाहता था। उसका बस चलता तो वो अभी इसी वक्त में दुनिया तबाह कर देता। हर उस शख्स को खून के आंसू रुला था जिसने उसकी फुग्गी को इतनी तकलीफ दी थी, पर अभी इस वक्त में विक्रम ने खुद को जैसे तैसे कंट्रोल किया और आरवी को एक झटके से खींचकर खुद के सीने में छुपा लिया। उसने कसकर आरवी को अपनी बाहों में भर लिया, जैसे वो उसे अपने अंदर कहीं छुपा लेना चाहता हो। तभी कुछ ही देर में आरवीन की आह सुनकर विक्रम अपने सेंस में वापस आया। वही आरवी ने कसमसाते हुए दबी आवाज में कहा, ये क्या कर रहे हो गैंगस्टर? क्या आप ऐसे मेरी जान लेने वाले हो? उसकी बात सुनकर विक्रम ने उसे खुद से अलग किया और उसकी चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, आई एम सॉरी फुग्गी, अपने गैंगस्टर को माफ कर दो। लेकिन क्यों? आपने क्या किया है? आरवी ने मासूमियत से पूछा। तो विक्रम ने जवाब देते हुए कहा, मैं तुम इन टाइम पर प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मैंने हर जगह पहुंचाने में देर कर दी। मेरी वजह से तुम्हें अपने अंकल का टॉर्चर सहना पड़ा। मेरी ही वजह से तुम्हें आज वो प्रॉब्लम भी सहनी पड़ी। कहते हुए विक्रम उदास हो गया और उसने आर्मी के सामने अपनी गर्दन झुका ली। विक्रम को उदास होता देख आरवी ने झट से उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए प्यार से कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गैंगस्ट, बल्कि आप तो हमेशा टाइम पर पहुंचते हैं। अगर आपने टाइम से पहुंचकर मुझे मेरी शादी वाले दौर इन नहीं बचाया होता तो मेरी शादी किसी और से हो जाती है जो मुझे और ज्यादा टॉर्चर करता। और आज भी आपने टाइम से पहुंचकर मुझे बचा लिया, वरना वो मेरे साथ सेक्स करने वाला था। उसने कहा, फिर मैं चिल्लाऊंगी। वैसे गैंगस्टर ये क्या होता है? आरवी ने ये सारी बातें बिल्कुल नॉर्मली विक्रम के सामने बोल दी। वहीं इस वक्त विक्रम का सिर हद से ज्यादा झनझना रहा था। उसके गुस्से का इस वक्त परवार नहीं था। आज ही कर रहा था कि वो अभी के अभी फिर से कबीर के पास जाए और उसे उसी जगह 2-4 गोली और मार दे। तभी विक्रम के कान में एक बार फिर आरवी की आवाज आई, गैंगस्ट, क्या आपको भी नहीं पता किसे? अभी वो आगे कहती कि तभी तुरंत ही विक्रम ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, जिससे आरवी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आरवी इस वक्त विक्रम की गोद में बैठी हुई थी। वहीं विक्रम ने एक हाथ से उसकी बैक को सपोर्ट किया था और दूसरा हाथ उसका मुंह पर रखा हुआ था। वहीं आरवी भी अपनी बड़ी बड़ी पलकों को लगातार झपकाते हुए नासमझी में विक्रम को ही देख रही थी। तभी विक्रम ने उसके मुंह पर से हाथ हटाते हुए उसकी आंखों में देखकर सख्त आओ आज में कहा, ऐसी फालतू की बात फिर मत करना। अब चुपचाप चलो और चलकर फ्रेश हो। फिर तुम्हें दवाई भी लेनी है और अब बात रात हो चुकी है तो चल के सो जा। ये कहते हुए वो आरवी को लेकर कमरे में आया और वॉशरूम के अंदर बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो आरवी को फ्रेश कराकर डिनर कराकर और दवाई खिलाकर उसे लेकर बिस्तर पर आया।
इन सारे कामों के बीच आरवी का मुंह गुब्बारे के जैसे फूला हुआ था। बिस्तर पर आकर विक्रम ने उसे अपने सीने पर लिटाया और कड्डल करके आंखें बंद कर ली। लेकिन आरवी अभी भी उसे घूर कर देख रही थी। तभी विक्रम ने आंखें बंद किए हुए उसके चेहरे को पिंच करके कहा, ऐसे घूरने से कुछ नहीं होगा फुग्गू, अपने छोटे से दिमाग को शांत करो और चुपचाप सो जाओ। ये कहते हुए उसने दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। लेकिन आरवी भी कम जिद्दी नहीं थी। उसने तुरंत ब्लैंकेट को अपने ऊपर से फेंक दिया और उठ के बैठते हुए जिद्दी आवाज में बोली, नो नो नो, जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे कि क्या होता है तब तक मैं नहीं सोऊंगी। आप हमेशा मुझे सब कुछ बताते हैं तो फिर ये क्यों नहीं। आरवी की ये ज़िद सुनकर विक्रम ने कस के अपनी आंखें बीच ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आरवी को क्या बताएं। ये भी कोई एक्सप्लेन करने की चीज होती है। अभी वो आंखें बंद किए हुए ये सोच ही रहा था कि तभी उसे एहसास हुआ कि आरवी बेड से नीचे जा रही है। और ऐसा होते ही विक्रम ने तुरंत आंखें खोल दी तो आरवी वाकई बेड से नीचे जा रही थी। ये देख विक्रम ने झटके से उसके बाजू को पकड़ के अपने पास खींच लिया, जिससे आरवी सीधा उसके ऊपर जा गिरी। लेकिन अभी भी उसका मुंह बना हुआ था। उसने विक्रम से कुछ भी नहीं कहा और अपना मुंह फेर लिया। ये देख विक्रम ने गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर आई जुल्फों को उसकी कान के पीछे टक किया और बोला, अच्छा ठीक है, अगर तुम वाकई में उन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहती हो तो कल मैं तुम्हें उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ये सुनकर आरवी ने उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए कहा, क्या सच में आप मुझे बताएंगे किससे? अभी वो फिर से आगे कहती कि तभी विक्रम नहीं झटके से उसे बेड पर पटकते हुए उसके होंठों को अपने कैद में ले लिया और बिना आरवी को कोई मौका दिए उसके दोनों हाथों को पकड़ के उसके सिर के ऊपर पीन कर दिया और धीरे धीरे किस करने लगा। वहीं उसके सडन एक्शन से पहले तो आरवी घबरा गई, लेकिन अगले ही पल वो किस को एंजॉय करने लगी, बल्कि साथ भी देने लगी। वहीं उसे ऐसा करता देख विक्रम किस करते हुए उसे गौर से देखन लगा। शायद आरवी अब बड़ी हो रही थी, उसके अंदर भी नए नए हार्मोन्स जनरेट हो रहे थे, जिस वजह से उसकी भी दिलचस्पी इन सब चीज़ों में बढ़ रही थी। हालांकि अभी उसे कुछ भी पता नहीं था। यही सब सोचते हुए अचानक से विक्रम को एहसास हुआ कि अब आरवी कोई रिस्पांस नहीं कर रही, क्योंकि वो सो चुकी थी। ये देख विक्रम उससे अलग हुआ और प्यार से उसके नाक और माथे को छूम लिया। फिर उसे अपनी बाहों में भर के सो गया। वैसे भी ठंडी में कम नहाना चाहिए। यही सब सोचते हुए अचानक से विक्रम को एहसास हुआ कि अब आरवी कोई रिस्पांस नहीं कर रही, क्योंकि वो सो चुकी थी। ये देख विक्रम उससे अलग हुआ और प्यार से उसके नाक और माथे को चूम लिया। फिर उसे अपनी बाहों में भर के सो गया। अगली सुबह 8 बजे सुबह विक्रम हॉर्स राइडिंग करके हॉल में आया तो उसकी नज़र हॉल में बैठी आर्या पर चली जाती है, जो आज सुबह ही अपने इम्पोर्टेंट मिशन से वापस आई थी। वहीं रोनित भी उसके साथ बैठा था। वो दोनों काफी सीरियस वे में कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी विक्रम उन लोगों के पास आकर सोफे पर पसरते हुए बोला, क्या बात है, तुम लोग कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहे हो। क्या वो मिशन कंप्लीट नहीं हुआ? क्लाइंट नहीं माना या पार्टनर ने कोई गड़बड़ की? इसके जवाब में आर्या ने सीरियस वे में कहा, नहीं बॉस, मेरा मिशन कंप्लीट हो गया और सक्सेसफुल भी रहा। हम लोग तो यहाँ कल की होने वाली डील की डिस्कशन कर रहे हैं। आपको पता है ना, अब इसमें किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। ब्लू शार्क गैंग पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इतने सालों से ना तो उसने हमसे ढंग से दोस्ती की और ना ही दुश्मनी। वो हर वक्त किसी साजिशदारी में रहता है, इसलिए हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। आर्या की बात पर रोनित ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ बॉस, हम पूरी तैयारी के साथ ही जाएंगे। यहाँ तक कि मैं और भी गार्ड हायर कर लिया है। उन लोगों की प्लानिंग सुन के विक्रम अपनी जगह सही से बैठते हुए इमोशनलेस वॉइस में बोलता है, वेल डन, बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे हो तुम लोग। पर कल की मीटिंग में तुम लोग मेरे साथ नहीं जा रहे हो, मैं उस जगह अकेला जाऊंगा। विक्रम की बात सुनकर वो दोनों हैरान हो गए और रोनित ने जल्दी से कहा, बॉस, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। ऊपर से ये मीटिंग शिप पर है, समुद्र के बीचों बीच, तो मैं आपको अकेले हरगिज नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैं कोई पहली डील करने जा रहा हूं, और वैसे भी मैं मीटिंग करने अकेले जाऊंगा। और तुम लोग वेपन से भरे शिप को
इंडिया से बाहर जल्द से जल्द ट्रांसपोर्ट करवाओगे, क्योंकि वो शार्क गैंग का लीडर वाकई मूडी है। क्या पता चलती मीटिंग में ही उसका दिमाग खराब हो जाए और वो माल देने से मना कर दे। इसलिए तुम लोग माल मिलते ही उसे जल्द से जल्द यहां से रवाना कर दोगे। ये सुनकर रोनित ने कुछ सोचते हुए हाँ में सर हिलाया। तभी आर्या ने विक्रम से पूछा, और आरवी का क्या, वो कहाँ रहेगी? इस रोनित ने खड़े होते हुए कहा, जहां मैं रहूंगा। ये बोलकर वो सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ जाता। वहीं उसके पीछे रहे आर्य और रोनित हैरानी से उसे जाता देखते रह जाते हैं। वही कमरे में विक्रम कमरे में आया तो उसकी नज़र अपने आप बेड की ओर चली गई। उसे लगा रोज की तरह आरवी अभी भी सो रहे होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। आज आरवी उठ चुकी थी। तभी विक्रम को बाथरूम से शॉवर चलने की आवाज आई। ये सुनकर विक्रम एक पल रुका, फिर अपने कदम वॉशरूम की ओर बढ़ा दिया। वही वॉशरूम के अंदर आरवी एक लॉन्ग टी शर्ट पहने शॉवर के साइड वॉल से सट के खड़ी थी। वही पानी बेवजह गिर रहा था। आरवी धीरे से अपने हाथ को आगे बढ़ाती और पानी को छूकर पीछे खींच लेती। ऐसा करीब उसने 5 से 7 बार किया। तभी वो खुद से बोली, बस बस, इतना शावर काफी है, अब अरु को और न ही नहाना, वैसे भी ठंडी में कम नहाना चाहिए। ही कहते हुए आरवी ने अपने क्यूट से दांत दिखा दिए। वही विक्रम, जो कि वॉशरूम की अंदर आने वाला था, उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने आरवी की ऐसी हरकत देखकर वो अपनी जगह रुक गया और वॉल से टिककर उसे ही देखने लगा। वहीं आरवी जैसे ही शावर बंद करने के लिए आगे बढ़ी, तभी किसी ने पीछे से उसके हाथों को पकड़ते हुए उसे टाइटली बैक हग करके शावर के नीचे खड़ा हो गया। और ऐसा होते ही आरवी जोर से चीख पड़ी। वही विक्रम, जिसने उसे बैक हग करा हुआ था, वो झटके से उसे छोड़ देता है और अपने सामने करके उसे शांत कराकर बोला, हे बेबी, कॉम डाउन, इट्स योर गैंगस्ट, सी। कहते हुए विक्रम आरवी के बंद आंख को खोलने को कहता है। वही आरवी, जो कि किसी की छूने से अचानक चौंक गई थी, वो जब विक्रम की आवाज सुनती है तो तुरंत अपनी आंखें खोलकर सीधे उसके सीने से लग जाती है। आरवी काफी ज्यादा ही चौंक गई थी, जिससे से उसकी दिल की धड़कन काफी तेज हो चुकी थी। तभी विक्रम भी प्यार से उसको सीने से लगाते हुए उसे शांत करके बोला, हे, आराम से, तुम इतना ज्यादा क्यों डरती हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि इस घर में, इस कमरे में मेरे अलावा तुम्हारे करीब कोई नहीं आ सकता। ये सुनकर आरवी कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप विक्रम के गले लगी रहती है। ये देख विक्रम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर वो भी कुछ नहीं कहता और शॉवर बंद करके आरवी को अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम से बाहर आ जाता है और उसे लेकर क्लोसेट की ओर बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों चेंज करके नीचे हॉल में डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। वहीं उनके साथ आर्य और रोनित बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी आरवी को चुपचाप बैठा देगा। आर्य ने प्यार से उससे पूछा, अरु बेबी, क्या हुआ? आज तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे गैंगस्टर ने कुछ कहा क्या तुमसे? ये कहकर आर्य विक्रम को घूरने लगी। अब मेरा नाम चिल्लाने के लिए तैयार है। उसकी बात पर फाइनली अब जाकर आरवी मुंह खोलते हुए कहती है, हाँ, आपके गैंगस्टर ने आज मुझे डरा दिया, वो बहुत ज्यादा। इसलिए अभी मैं उनसे नाराज हूं और इसीलिए मैं अभी किसी से बात नहीं करूंगी। ये कहते हुए आरवी बच्चों की तरह मुंह बिचकाते तेज आवाज के साथ अपना नूडल सुडूप सुडूप करके खाने लगी। वही उसकी इस हरकत से आर्या के साथ साथ विक्रम और रोनित तीनों हंस दी, मगर धीरे से, क्योंकि आरवी अब बिल्कुल 5 साल के बच्चे जैसी क्यूट लग रही थी। थोड़ी देर में उन लोगों का ब्रेकफास्ट खत्म हुआ तो सारे हॉल में आए। वही आरवी मुंह फुलाकर सोफे पर पालथी मार के बैठ गई। तभी विक्रम ने रोनित से कहा, असिस्टेंट, आज मैं और फुग्गी बाहर जा रहे हैं और हम आएंगे कल सुबह वापस। तब तक तुम दोनों को जो काम दिया है मैंने, वो कर लेना, और अब हम सीधे मीटिंग के बाद ही मिलेंगे। तो कल सुबह तुम लोग टाइम से माल वाले लोकेशन पर पहुंच जाना। आम आई क्लियर? ये सुनकर रोनित ने हाँ में सर हिलाया। वही आर्यो ने आरवी को देखते हुए सीरियस वॉइस में विक्रम से कहा, बॉस, आर यू श्योर कि आप जहां जाएंगे इसे साथ ले जाएंगे? इस पर विक्रम ने जवाब में सिर्फ हाँ कहा और आरवी का हाथ पकड़ के उसे उसकी जगह खड़ा कर दिया और उसी की ओर देखते हुए सीरियस वॉइस में बोला, अब मैं इसे कभी खुद से अलग नहीं होने दूंगा। मैं खुद ही इसे प्रोटेक्ट करूंगा। किसी और के भरोसे एक बार छोड़कर मैं अंजाम दे चुका हूं। सो तुम लोग अपने अपने काम पर फोकस करो।
कहते हुए विक्रम आगे बिना कुछ सुने आरवी का हाथ पकड़ के उसे लेकर वहां से बाहर निकल गया। उनके जाने के बाद आर्या ने धीरे से रोनित के कंधे पर सर रख के पीछे से आरवी और विक्रम को जाते हुए देखकर बोली, लव, तुम्हें क्या लगता है कल की मीटिंग इजीली हो जाएगी ना? इस पर रोनित ने जवाब में उसकी ओर देखते हुए सीरियस वॉइस में कहा, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, पर जो भी होगा उसने मैं बॉस और लेडी बॉस को कुछ नहीं होने दूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपनी ही जान। रोनित अभी अपनी बात पूरी कर पाता कि उससे पहले ही आर्या ने उसके होंठों पर होंठ रख दिए और उसे चुप करा दिया। फिर रोनित की आंखों में देखते हुए नाराजगी से बोली, ये क्या बात हुई? लव, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था कि तुम जान की बात करने लग गए, और वैसे भी हम तीनों ने आज तक सारे डील्स बिना एक खड़ोंच शरीर पर खाए ही हासिल किया है, तो ये वाली भी आसानी से कर लेंगे। अभी वो आगे कुछ और कहती कि तभी रोनित ने उसकी कमर को पकड़कर खुद के बेहद करीब करके सीरियस टोन में बोला, पहले की बात और थी किट्टी, लेकिन अब हमारे साथ लेडी बॉस भी है, ऊपर से बॉस कल उन्हें मीटिंग में भी साथ ले जाने वाले हैं, और तुम अभी अनंत मल्होत्रा को नहीं जानती, वो कोई आम इंसान नहीं है। मुझे यकीन है कल कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए हम सबको रेडी रहना होगा। बॉस माने या ना माने, लेकिन मैं उनकी सिक्योरिटी का खुद ख्याल रखूंगा। ये सुनकर आर्या ने उदासी से कहा, क्या तुम सिर्फ उनकी की सिक्योरिटी के लिए बने हो? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या? तुम तो जैसे भूल कि मैं तुम्हारी वाइफ हूं। 1 साल से ऊपर हो गया हमारी शादी के, पर आज तक हमने अपनी लाइफ कभी नहीं जी। हमेशा हम सिर्फ आहूजा इंडस्ट्री के लिए लगे रहे। मैंने, तुमने और विक ने अपने बचपन से लेकर जवानी तक सब कुछ आहूजा इंडस्ट्री के पीछे झोंक दिया। कहते हुए आर्या और भी ज्यादा उदास हो गई। वहीं उसकी बात पर रोनित खामोश हो गया। फिर कुछ देर की शांति के बाद उसने आर्या के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उससे पूछा, तो आखिर क्या चाहती हो तुम? इस पर आर्या ने उसकी आंखों में देखते हुए भरे गले से कहा, अपना हक, तुम्हारा प्यार। आज इस पल में मैं तुम्हारा प्यार चाहती हूँ रोनित। कल वाकई बहुत बड़ा दिन है और मुझे नहीं पता कि उसके बाद हम कहाँ होंगे, इसलिए आज जी भर के मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ और उससे कहीं ज्यादा तुम्हारा प्यार पाना चाहती हूँ। बताओ ना लव, दोगे मुझे मेरा हक? ये कहते हुए अंत में उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अभी वो आंसू उसकी गाल से होते हुए नीचे गिरते हैं कि उससे पहले ही रोनित ने उन आंसुओं को अपने होठों से शक कर लिया, जिससे आर्या की आंखें बंद हो गई। वही रोनित धीरे से आगे बढ़ के उसके होठों को अपने कैद में ले लिया और बेहद प्यार से उसे किस करने लगा। वही आर्या का हाथ उसके बालों को सहलाने लगे और इसी के साथ रोनित ने बिना किस ब्रप एक किए हुए ही उसे गोद में उठा लिया। वही आर्या ने दोनों पैर उसके कमर से लपेट दिए और रोनित उसे लेकर कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में आकर रोनित ने आर्या को बेड पर गिराते हुए खुद उसके ऊपर आकर एक बार फिर उसकी आंखों को चूमते हुए बोला, आज मैं तुम्हारी सारी शिकायत दूर कर दूंगा। आज मैं अपने हस्बैंड एंड होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा। क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगी? उसके इस सवाल पर आर्या ने उसके शर्ट के बटन को खोलते हुए कहा, ट्रस्ट में लव, ई विल नेवर डिसअपॉइंट यू। कहते हुए आर्या ने बिना मौका दिए उन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी और खुद उसके ऊपर आते हुए बेतहाशा उसके गर्दन, गले और चेस्ट को चूमने लगी। और इसकी के साथ उसने रोनित की शर्ट उतार कर फेंक दी और धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ गई। ऐसा होते ही रोनित, जो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उसने एक झटके से आर्या को खींचकर बेड पर पटक दिया और एक जुनूनियत भरी आवाज डी में बोला, तुमने सालों से मेरे अंदर सो रहे जानवर को जगा दिया है बेबी। नो रेडी थी। ओ स्क्रीम माई नेम। इतना बोल उसने एक झटके में आर्या के सारे कपड़े उससे अलग कर दिया और उसे अपनी आगोश में ले लिया और थोड़ी ही देर में दोनों एक दूसरे में खो गए। आज पहली बार वो दोनों एक हो गए। उनका ये प्यार पूरी दोपहर से शाम तक चलता है। वहीं दूसरी ओर अब तक शाम हो चुकी थी। शाम 7 बजे एक आलीशान 7 स्टार होटल के एक लग्जरियस रूम में पूरे दिन मुंबई का भ्रमण करने के बाद विक्रम आरवी को लेकर इस होटल में आया। आरवी अब जाकर काफी खुश नजर आ रही थी। वही रूम के अंदर केक खाने का अपना तरीका बटा क्यूट आरवी। वहीं दूसरी ओर अब तक शाम हो चुकी थी। शाम 7 बजे एक आलीशान 7 स्टार होटल के एक लग्जरियस रूम में आज पूरे दिन मुंबई का भ्रमण कराने के बाद विक्रम आरवी को लेकर इस होटल में आया। आरवी अब जाकर काफी खुश नजर आ रही थी।
वही रूम के बाहर विक्रम और आरवी अभी अभी घूम के वापस आने के बाद चेंज करके तब इस रूम के पास आए थे, जहां इस वक्त विक्रम ने एक ब्लैक कलर की शर्ट के साथ व्हाइट पेंट पहन रखा था। वही आरवी ने व्हाइट कलर का गाउन पहन रखा था। दोनों ही बिल्कुल प्रिंस और प्रिंसेस की तरह लग रहे थे। रूम के बाहर पहुंचते ही विक्रम आरवी के आंखों को ढक लेता है, जिससे आरव इना समझी में उससे पूछती है, गैंगस्ट, आपने मेरी आईज क्लोज क्यों की? क्या मेरे लिए कोई सरप्राइज है? ये सुनकर विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, मेरी फुग्गी तो बहुत स्मार्ट हो गई है। बाय द वे, इस अंदर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कहते हुए वो आरवी को लेकर अंदर कमरे में आया। कमरे के अंदर पूरा अंधेरा था। वही विक्रम आरवी को कमरे के बीचों बीच ले जाकर उसे छोड़ देता है और उसके पास से पीछे हट जाता है। अचानक उसके दूर होने पर आरवी जल्दी से अपनी आंखें खोल देती है, लेकिन कमरे में अंधेरा होने की वजह से वो घबरा जाती है। पर अभी वो कुछ रिएक्ट करती कि तभी कमरे की लाइट्स ऑन हो गई और आरवी के ऊपर रोज पेटल्स गिरने लगे। ये सब होते ही आरवी चौंक गई। तभी विक्रम उसे पीछे से हग करते हुए प्यार से बोला, सरप्राइज। उसकी बात सुनकर आरवी ने एक नज़र पूरे कमरे को देखा। पूरा कमरा व्हाइट और एड कलर के रोज और आर्टिफिशियल पत्तों की बेल से खूबसूरती से सजाया गया था। वहीं बेड भी पूरा फूलों से सजा था। उधर दूसरी तरफ एक डेकोरेटेड टेबल पर डिनर और उसी के बीचों बीच एक छोटा सा रेड वेलवेट केक रखा हुआ था। ये सारा नज़ारा देखने में बेहद रोमांटिक लग रहा था। तभी आरवी विक्रम बाहों में रहे हुए ही घूमकर उसके सामने हुई और चमकती आंखों से उसे देखकर एक्साइटमेंट के साथ बोली, गैंगस्ट, क्या ये सब कुछ मेरे लिए है? इस पर विक्रम ने हाँ में सर हिलाया। वो तो आरवी ने पाउट करके सोचने वाली पोजीशन में बोली, पर आज तो मेरा बर्थडे नहीं है, फिर ये केक, ये डेकोरेशन क्यों? इस पर विक्रम ने उसकी नोज को पिंच करते हुए कहा, आज किसी का बर्थडे नहीं, बल्कि आज हमारी फर्स्ट मंथ वेडिंग एनिवर्सरी है। आज से पूरे 1 महीने पहले मैंने तुमसे शादी की थी। सो लेट अस सेलिब्रेट। ये कहते हुए विक्रम उसका हाथ पकड़ के सोफे की ओर ले जाता है, जहां पर टेबल पर डीप इनर सजाया हुआ था। वही उसकी बात सुनकर आरवी ने सोफे पर बैठते हुए कहा, ओ, तो ये बात है, फिर तो आज भी मैं ही केक कटिंग करूंगी। कहते हुए उसने झट से वहां पर रखी नाइफ उठा ली। तभी विक्रम भी उसके बगल बैठ गया। फिर आरवी ने केक कट किया और एक बड़ा सा पीस उठाकर खुद खा लिया और खाते हुए ही क्यूट वॉइस में बोली, मुझे पता है कि आपको केक पसंद नहीं, इसलिए इसे मैं ही खा लेती हूँ। ये कहते हुए उसने एक केक का बड़ा सा पीस मुंह में भर लिया, जिससे उसके मुंह के आसपास केक लग गया। तभी विक्रम ने उसके चेरी जैसे होठों पर लगे रेड केक को देख कर गहरी आवाज में कहा, किसने कहा कि मैं केक नहीं खाता? बिल्कुल खाता हूं, पर अपनी स्टाइल से। ये कहते हुए उसने एक हाथ से आरवी के चेहरे को पकड़ा और अपने सामने करते हुए उसके होठों पर लगे सारे केक को चाट लिया और लास्ट में एक स्मूच किस करके उसे छोड़ दिया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि आरवी को कुछ भी समझने का मौका ही नहीं मिला। वो बस अपनी बड़ी बड़ी पलकों को पटर पटर झपकती रह गई। तभी विक्रम ने उसके चेहरे को सहलाते हुए कहा, हैप्पी एनिवर्सरी माय लिटिल लव। वहीं उसकी इस एक्शन के बाद आरवी ने अपने लिप्स को लीक करते हुए फिर से क्यूटली कहा, तो क्या आज भी मुझे गिफ्ट मिलेगा? उसकी ये बात सुनकर विक्रम ने अविश्वास से सर हिला दिया। तभी उसकी आंखों में एक चमक आ गई और उसने शैतानी स्माइल के साथ कहा, हाँ बिल्कुल, आज मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा जो कल तुमने मुझसे पूछा था। ये सुनकर आरवी ने जल्दी से एक्साइट होते हुए कहा, सच्ची? क्या आज आप मुझे वो बताएंगे कि सेहत क्या होता है? उसकी एक्साइटमेंट देखकर विक्रम ने अपनी एक आईब्रो रेस करके उसे घूरा और घूरते हुए बोला, आजकल तुम्हारा छोटा सा दिमाग बहुत ज्यादा चलने लगा है। पहले चुपचाप डिनर करो, बाकी काम बाद में। ये कहते हुए विक्रम ने दोनों के लिए डिनर सर्व किया। थोड़ी देर बाद उन लोगों ने डिनर किया और एक वेटर ने आगे टेबल की क्लीनिंग की। तुमने जो पहन रखा है वो तुम्हें नहीं पहनना चाहिए। उसकी एक्साइटमेंट देखकर विक्रम ने अपनी एक आईब्रो रेस करके उसे घूरा और घूरते हुए बोला, आजकल तुम्हारा छोटा सा दिमाग बहुत ज्यादा चलने लगा है लिटिल गैंगस्टर। अब पहले चुपचाप डिनर करो, बाकी काम बाद में। ये कहते हुए विक्रम ने एक प्लेट में डिनर सर्व किया, फिर अपने हाथों से आरवी को डिनर करने लगा। अभी विक्रम खुद नहीं खा रहा था, वही उसको आ करता।
देख आरवी ने भी स्पून से प्लेट में रखे पुलाव को उठाकर विक्रम की ओर बढ़ा दिया। ये देख विक्रम एक पल उसे देखता रहा, फिर उसने एक स्माइल के साथ उस बाइट को ले लिया। फिर वो दोनों एक दूसरे को डिनर कराते हुए खाने लगे और थोड़ी देर में उनका डिनर कंप्लीट हुआ तो वहां की वेटर ने आकर वहां की क्लीनिंग की और विक्रम वहां से उठकर वॉशरूम की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद विक्रम शावर लेकर बाहर आया। इस वक्त उसके बाल गीले थे, वहीं उसने बस एक लोअर पहन रखी थी। इस वक्त उसके 8 पैक एब्स पर पानी की बूंदें बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। बालों को टॉवल से पोंछते हुए बाहर आया। बाहर आते ही उसकी नज़र आरवी पर पड़ी, जो खुद भी इस वक्त दूसरे वॉशरूम से शावर लेकर वापस आई थी। उसका व्हाइट गाउन वही बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उसने इस वक्त एक बाथरोब पहन रखा था, जो कि स्लीवलेस होने के साथ साथ बहुत ही शॉर्ट था, जो सिर्फ उसकी थाइस तक आ रहा था। उसके भूरे लंबे बाल इस वक्त गीले थे, जिनको इस वक्त उसने दोनों हाथों से जुड़ा बनाकर संभाल रखा था। वजह से उसका बाथरोब भी थोड़ा और ऊपर उठ गया था, जिसकी वजह से उसकी गोरे सुंदर पैर साफ नजर आ रहे थे। विक्रम की नज़र जैसे ही उसे पर पड़ी, उसका गला ही सूख गया। उसके कान गर्म होने लगे, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को रोका और अपने हाथ में पकड़ी टॉवल को लेकर सीधे आरवी के पास जाकर भारी आवाज में बोला, ये क्या किया है तुमने? किसने कहा था तुमसे ऐसा करने को? कहते हुए वो आरवी के बालों से उसका हाथ हटता है और खुद उसके बाल सुखाने लगता है। तभी उसकी बात पर आरवी ने मुंह फुलाते हुए कहा, ये कैसा फालतू सवाल पूछ रहे हैं आप? क्या आपको दिखाई नहीं देता? मैं भी गंदी हो गई थी दिन भर घूम घूम के, इसलिए अभी अभी शावर लेकर आई हूं। और वैसे मैं बाल भिगाना नहीं चाहती था, पर ये भीग गए तो मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई टॉवल भी नहीं थी कि मैं इसे सुखा सकूं। ये कहते हुए उसने मुंह फुलाकर पाउट बना लिया। वही उसकी बात सुनकर विक्रम ने टॉवल को साइड में फेंकते हुए उसके कंधे को पकड़कर कहा, मुझे सब दिखाई देता है, पर तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। तुम्हें नहीं समझ में आता कि तुमने जो पहन रखा है वो तुम्हें नहीं पहनना चाहिए। ये क्या कर विक्रम ने एक बार फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। आरवी उसकी बात नहीं समझ पाई और उसने जवाब देते हुए कहा, तो इसमें मैं क्या करूं? मेरे पास कपड़े नहीं थे, इसलिए मैंने अपने गाउन को ड्राई निकाल दिया और ये पहनकर बाहर आ गई, पर अब मैं उसे पहनने जा रही हूं। ये कहते हुए वो विक्रम से हाथ छुड़ाकर बेड की ओर बढ़ने को हुई, लेकिन तभी विक्रम ने उसे वापस से अपनी बाहों में खींच लिया और उसे पीछे से हग करते हुए अपनी गहरी सांस उसके गर्दन में छोड़ते हुए कहा, बीवी, आज नहीं, तुम्हें जानना था ना कि वो क्या होता है, तो आज मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा, वो भी प्रैक्टिकली। उसकी बात सुनकर आरवी की आंखों में चमक आ गई और उसने विक्रम की ओर मुड़ते हुए कहा, अच्छा तो बताओ फिर। ये सुनकर विक्रम ने उसे गौर से देखा। आरवी बेहद खूबसूरत थी, मगर उतनी ही मासूम। विक्रम एकटक उसे ही देखता रहा। फिर अचानक से उसने आरवी को गोद में उठा लिया और सीधे बिस्तर की ओर बढ़ गया। वहीं आरवी बस चुपचाप उसे ही देख रही थी। विक्रम ने उसे बेड पर लिटाया और खुद रूम की सारी लाइट्स ऑफ करके बिस्तर पर आकर चुपचाप लेट गया। वही उसे कुछ ना बोलना देख आरवी झट से उसके पास आ गई और उसके सीने पर अपना चेहरा टिकाते हुए उसकी ओर देखकर बोली, क्या हुआ गैंगस्ट? आप तो अभी मुझे कुछ बताने वाले थे ना, फिर आप चुप क्यों हो गए? ये कहकर वो विक्रम के जवाब का इंतजार करने लगी। वहीं उसके सवाल के जवाब में विक्रम ने उसे अपने करीब करके कड्डुल करते हुए प्यार से कहा, जाने दो, अभी तुम उस लायक नहीं हुई हो कि तुम उन सारी चीज़ों को समझ सको, पर अभी के लिए तुम बस इतना जान लो कि वो सारी चीज़ अच्छी नहीं होती। उससे वो लोग करते हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं और उनके साथ अपनी पूरी लाइफ में जीना चाहते हैं। वही लोग ये सब चीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान सामने वाले की बिना मर्जी के उसके साथ ऐसा कुछ करता है तो उसे रेप कहते हैं। ये एक बहुत हर्ट करने वाली चीज़ है, इसलिए इन सब चीज़ों से अभी तुम दूर रहो। और अब कोई फालतू सवाल नहीं, अभी चुपचाप सो जाओ, क्योंकि कल हमें बहुत इंपॉर्टेंट जगह जाना है। ये कहत हुए विक्रम ने आरवी को कस के अपनी बाहों में भर लिया। वहीं आरवी भी बिना किसी सवाल के चुपचाप सो गई, पर विक्रम अभी भी उसके मासूम से चेहरे को देख रहा था और फिर उसे देखते हुए में से बोला, मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता, तुम अभी भी बच्ची हो और जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती
और खुद से इन चीज़ों को नहीं समझ जाती तब तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। ये कहते हुए उसने आरवी के फॉरहेड को चूम लिया और अपनी आंखें बंद कर ली।